शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में से जेनेटिक इंजीनियरिंग का पोर्शन शुरू किया हुआ था, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में से हमने उसके टूल्स डिस्कस करना शुरू किए थे। टूल्स में सबसे पहले हमने कहा कि थ्री टूल्स हैं जो कि हम प्राइमरीली जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस रन करने के लिए यूज़ करते हैं। टूल नंबर 1 इज़ इंजाइम। इंजाइम जो है वो बहुत से प्रोसेस रन करने के लिए होता है। हमने उसमें से 3 इंजाइम्स डिस्कस किए हैं मेनली। एक इंजाइम जिसको हम कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस का काम है कि वो किसी एक स्पेसिफिक प्लेस से कट करता है डीएनए को। अगर हमने कोई स्पेसिफिकली लगाई हुई है डीएनए के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर प्लेस जो कि आइडेंटिफिकेशन प्लेस होगी, जैसे हम मिथाइलेट कर दें, ग्लूकोसाइलेट कर दें, ये न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ है उसके ऊपर, तो वो फिर उस जगह को आइडेंटिफाई करके वहाँ से कट कर सकता है। 4 तरह के, जिनमें से 4 हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके अलावा एंजाइम में हमने कहा लाइगेजेस हैं, जो कि फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से एक एंजाइम है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम ये होता है कि इसने मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनाना होता है, सीडीएनए बनाना होता है। अल्कलाइन फास्फेटेज है। अल्कलाइन फास्फेटेज का काम है कि इसने 5 फास्फोराइल ग्रुप डीएनए का डाइजेस्ट करना है। ये प्लाज्मिड का 5 फास्फोराइल ग्रुप डाइजेस्ट कर लेता है, जिससे प्लाज्मिड और प्लाज्मिड की जो दोनों कट स्ट्रैंड होती हैं वो आपस में अटैच नहीं होती। वो क्योंकि स्टिकी एंड्स होते हैं, तो क्योंकि एक जैसे मालिक्यूल एक दूसरे के साथ मिलने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो वो फिर जब उनके पास 5 फास्फोराइल नहीं होगा तो वो लिंकेज नहीं बनाएंगी चेन के साथ। तो इस तरह से वो दोनों चेन्स आपस में ज्वाइन नहीं हो सकती। तो वो उस वक्त ही ज्वाइन होंगी जब वो कोई एक डीएनए, फॉरेन डीएनए के पास 5 फास्फोराइल ग्रुप के साथ अटैच होंगी। तो 5 फास्फोराइल ग्रुप के साथ जो अटैचमेंट है वो फिर फॉरेन डीएनए के साथ होगी, तो ऑलवेज जो बनेगा हमारा नया डीएनए वो हाइब्रिड ही होगा, यानी कि उसमें प्लाज्मिड भी होगा और उसमें सिमिलरली हमारा डीएनए भी होगा। ये हमारे कुछ इंजाइम्स थे। फिर हमने कहा वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स में हमने कहा वेक्टर्स वो होते हैं जो कि किसी चीज़ को कैरी करने के लिए यूज़ होते हैं। तो जो चीज़ हमारे डीएनए को जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम अ डोनर टू अ होस्ट सेल, तो उसको वो डोनर से होस्ट सेल तक लेके जाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट कह लें, कोई फैक्टर कह लें, या हमारा बायोलॉजिकल सब्सटेंस कह लें, ये बायोलॉजिकल सब्सटेंस वेक्टर होगा। तो वेक्टर्स हमारे पास जो हैं वो 4 तरह के हैं। उनमें से ये हमने पहले क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया। एक वेक्टर, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड जो है ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। प्लाज्मिड जो है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। तो वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है देन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इस ये भी वैसे ही डबल हेलिक्स होता है, सुपर कॉइल्ड मॉलिक्यूल होता है। इसके अंदर कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली नहीं होती जो कि इसने आगे हेरिडिटरी ऑफस्प्रिंग को देनी है, लेकिन इसके अंदर बहुत से ऐसे जीन्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस यानी कि डिफरेंट करेक्टर्स इंड्यूस करते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, माइक्रोऑर्गेनिज्म के ऊपर। उन स्पेशल करेक्टर्स में या फीचर्स में जो शामिल हैं वो रेजिस्टेंस है, मेनली रेजिस्टेंस जो हमारी एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस होती है, बैक्टीरिया इस प्लाज्मिड की वजह से ही अफोर्ड करते हैं। इसी तरह हैवी मेटल से भी रेजिस्टेंस होती है, हैवी मेटल्स भी में भी सर्वाइव कर जाते हैं ये। तो एक कंस्ट्रक्टेड जो प्लाज्मिड हमारे पास है वो PBr322 है। ये प्लाज्मिड P प्लाज्मिड के लिए है, BR इसकी ये बेसिस से है, और 322 बेसिस है टोटल। ये इकोलाई का है। तो इकोलाई का ये एक वेक्टर है जो कि रेप्लिकेट करता है। प्लाज्मिड है यानी कि इकोलाई के अंदर ये सर्वाइव करता है, इकोलाई डिवाइड करता है, तो ये प्लाज्मिड भी उसके साथ साथ डिवाइड करता है। तो प्लाज्मिड जो है उसमें बेस पेयर हो सकते हैं फ्रॉम 600 राउंड अबाउट, यानी कि या 1000 का 600 से लेके अप टू 8000 तक, यानी 100,000 तक हो सकते हैं। 8000 तक हमने कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। तो अगर हम देखें इसको प्लाज्मिड को कि प्लाज्मिड है क्या, तो जैसे आपको ये ज़रा एक इमेज नज़र आ रहा है, इसमें आपको एक ये सबसे पहले बैक्टीरियल डीएनए का बैक्टीरिया की एक इमेज है। बैक्टीरिया की इमेज के अंदर हम 2 चीज़ें शो की गई हैं। एक जो है वो उसका क्रोमोसोम शो किया गया है, डीएनए उसका शो किया गया है, और दूसरा उसका प्लाज्मिड शो किया गया है। तो जिस तरह से ये डीएनए डबल हेलिक्स है, इसी तरह से ये प्लाज्मिड भी डबल हेलिक्स है।
तो व्हेन एवर सेल डिवाइड्स द एज द बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट्स इनटू टू, ये दो में रेप्लिकेट हुआ था, उसी तरह से ये प्लाज्मिड जो भी होते हैं ये एक से ज़्यादा भी होते हैं एक सेल के अंदर, तो वो प्लाज्मिड भी उसी तरह से रेप्लिकेट कर सकते हैं, साइजेस भी डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम ये इस पर्पस के लिए वेक्टर इसलिए होता है कि ये प्लाज्मिड जो है इसको हम इस सीक्वेंस के अंदर भी डाल सकते हैं। प्लाज्मिड हम अगर डीएनए के अंदर डाल दें, फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, इस डीएनए में हम ये प्लाज्मिड इंसर्ट कर दें, तो प्लाज्मिड और डीएनए जो है इन दोनों का एक हाइब्रिड बन जाएगा, और ये फिर जब रेप्लिकेट करेगा तो ये जो डीएनए रेप्लिकेट करेगा वो प्लाज्मिड भी उसके साथ रेप्लिकेट करेगा, या फिर ये इंडिपेंडेंटली एज अ प्लाज्मिड वर्क करना शुरू हो जाएगा। तो ये प्लाज्मिड के तौर पे रेप्लिकेशन में होना शुरू हो जाएगा। इन आइदर वे ये कुछ जरा थोड़ा सा फिजिबल तरीके से बनी है, ये इन अ सेंस बनी है कि उसी के डीएनए में हमने प्लाज्मिड लगा दिया। जरूरी नहीं है कि उसी के डीएनए में लगाना है, हमने कोई भी डीएनए में डीएनए को प्लाज्मिड के ऊपर एक्चुअली इंसर्ट किया जाता है तो वो प्लाज्मिड बन जाता है। तो प्लाज्मिड को हम फिर बैक्टीरिया के अंदर डाल के रेप्लिकेट करा लेते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, फिर उसको हम होस्ट के अंदर डालना शुरू कर देते हैं। ये वाला हमारा प्रोसेस होता है जिससे हम प्लाज्मिड निकाल लेते हैं, फिर डीएनए हम इंसर्ट करना चाहते हैं, वो डीएनए इंसर्ट हो जाता है। ये हमारा प्लाज्मिड कहलाता है। यहाँ तक सर हम प्लाज्मिड जो है, ये जो डीएनए ये प्लाज्मिड के बगैर नहीं इंसर्ट हो सकता होस्ट के अंदर? नहीं, डीएनए जो होता है, डीएनए मॉलिक्यूल किस तरह से जाके नए डीएनए के साथ अटैच करेगा, उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो डिफरेंट डीएनए के साथ अटैच कर दे। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं एग्जिस्ट करता है जो कि दो चीज़ों का डीएनए से मिलके बनता है। हाइब्रिड हम बनाते हैं, उसकी कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशंस जब तक मीट नहीं होंगी तो उस वक्त तक वो हाइब्रिड नहीं बन सकता। तो उन कंडीशंस में से एक कंडीशन ये है कि उनको उसको कैरी भी करना है, डीएनए को कैरी करना है टू द फ्रॉम डोनर टू द होस्ट सेल। वो कैरी करने के लिए एक एग्जांपल वेक्टर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सी और चीज़ें यूज होती हैं कैरी करने के लिए। तो नॉर्मली क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग हम करते हैं, तो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना रहे हैं, तो इसमें हम वेक्टर्स ही यूज करते हैं, इसमें हम डिफरेंट और टेक्निक यूज नहीं करते। वैसे लेबॉर्ट्री की और टेक्निक्स भी हैं जिसमें हम उनका हाइब्रिड बना के फिर हम इंजेक्ट कर देते हैं। तो और नॉर्मली नेचुरल हाइब्रिड भी बन सकता है, जैसे हमने नेचुरल हाइब्रिड हॉर्स और डोंकी को मिला के बनाया हुआ है, तो ऐसा नेचुरल हाइब्रिड भी बन सकता है। लेकिन ये इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बने जो फीचर हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो फीचर हमें रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हम उसको अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसमें इंसर्ट करें। तो फॉर एग्जांपल ये काम एनिमल्स में से तो हो सकता है, लेकिन ये फिर ह्यूमंस में नहीं हो सकता। ह्यूमंस में हम ह्यूमन का कोई हाइब्रिड बना के, तो हम ह्यूमन के साथ कोई हाइब्रिड नया नहीं बना सकते ना, यानी कि हम ह्यूमन को मैमल को किसी और मैमल के साथ, ह्यूमन मैमल को किसी और मैमल के साथ भी क्रॉस नहीं करवा सकते, तो उसका भी कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसलिए हमने क्योंकि ह्यूमन को ट्रीट करना है और उसमें हमने ह्यूमन जीन ही डालना है, तो ह्यूमन के जीनोम में ह्यूमन जीन नहीं क्रॉस ऐड किया जा सकता विदाउट सम कैरिंग मटेरियल जो कि उसको उसके साथ अटैच करने की एबिलिटी रखते हों। अदरवाइज वो अगर हमको इसमें डाल भी देंगे तो वो सेपरेटली रेप्लिकेट करते रहेंगे। सेपरेट रेप्लिकेशन से ये होता है कि दो तरह की फिर उसके अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन बनना शुरू हो जाती हैं। एक पुराने की अपनी होती हैं वो बॉडी में पहले से, और एक जो नया आ जाता है उसकी अपनी इम्यूनोग्लोबुलिन बनना शुरू हो जाती है, तो हाइपर सेंसिटिविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसलिए हम नॉर्मली वेक्टर्स ही यूज़ करते हैं जिससे हमने उसको, और नॉर्मली वेक्टर का ये ईज़ होती है कि हम वेक्टर को इन विट्रो काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हमने इसको इन वीवो वर्क पे लेके जाना है। जब हम मिच्योर कर लेते हैं सारा का सारा जीन जो कि हमने इंसर्ट करना है, डीएनए जो हमने इंसर्ट करना है वो मिच्योर हो जाता है, फिर हम उसमें से प्लाज्मिड भी निकाल लेते हैं, ओनली वो डीएनए रह जाता है। अब वो प्लाज्मिड की तरह का हो जाता है, वो वेक्टर की तरह का हो जाता है, वो जाके सेल को इन्फेक्ट कर सकता है और सेल के अंदर वो ट्रांसफर कर सकता है। तो उसमें एक प्लाज्मिड की ये प्रॉपर्टी है कि ये प्लाज्मिड भी इसी तरह से सेल को करैक्टर्स दे सकता है, तो ये डीएनए के साथ और करैक्टर्स को एसोसिएट कर सकता है। नया डीएनए जो होता है वो प्लाज्मिड के एसोसिएट किए हुए करैक्टर्स के साथ सर्वाइव कर सकता है। अच्छा, तो दूसरा एक है जिसको हम कहते हैं फेज वायरस।
ये एक वेक्टर है। फेजेस हमने पढ़े हुए हैं। फेज जो होते हैं, फेज का काम ये होता है कि उसने जाके बैक्टीरियम को अटैच करना होता है। एक उसकी टेल होती है, टेल से उसने कुछ ना कुछ सिक्रीट करना होता है। तो इस तरह की फेजेस होती हैं। ये वायरस है, तो फेज वायरस वो होगा जो कि एक्चुअली जाके अटैच करेगा टू द बैक्टीरियम, और फिर बैक्टीरियम की वॉल को वहाँ से डाइजेस्ट कर लेगा जहाँ पे वो अटैच करेगा विद इट्स टेल, और फिर अपना जो डीएनए इसके कैप्सिड के अंदर होता है वो डीएनए उसके अंदर इंसर्ट कर देता है बैक्टीरियम के अंदर। इसको हम फेज वायरस कहते हैं। इसकी शेप इस तरह की होती है कि फेज कहा जाता है। तो फेजीज एक्चुअली जो होते हैं बाहर से डेड होते हैं, ये बाहर से लिविंग नहीं होते, ना इनकी टेल में और ना ये कैप्सिड में लिविंग होते हैं। सिर्फ लिविंग इनमें ये सेंट्रल डीएनए होता है और कुछ भी लिविंग नहीं होता। ये डीएनए ही सक्रीट करता है उसमें से कुछ केमिकल्स जो कि इसके अंदर यहाँ से सक्रीट होते हैं और ये बैक्टीरियल वॉल को, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो कमिंग बैक टू फेज वायरस, तो फेज वायरस जो है उनमें डीएनए या आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। डीएनए भी होता है उनमें, आरएनए यानी कि वो प्रोटीन भी बनाते हैं, वो अपनी ही प्रोटीन बनाने के लिए होते हैं। लेकिन वो क्योंकि नॉन लिविंग होता है तो वो अपने स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन नहीं बना सकते। उनको प्रोटीन, उनके लिए प्रोटीन बनाने के लिए उनको कोई ना कोई एक होस्ट रिक्वायर्ड होता है, जैसे फिर Or बैक्टीरियम को। when they go into the host and they use their system to decode themselves and make their own protein, their own protein. हाँ जी, बिल्कुल सही बात की है कि वो जैसे ही अपने होस्ट में जाते हैं तो वो होस्ट में जाके फिर उसको कंट्रोल कर लेते हैं, उसके डीएनए को। वो उसके डीएनए कंट्रोल करके फिर अपनी ही प्रोटीन्स बनाते हैं। उसकी रेप्लिकेशन आरएनए में कन्वर्ट होती है, तो वो अपने ही डीएनए को रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसमें फिर वो वायरस के ही कैप्सिड बनेंगे, वायरस की ही प्रोटीन बनेगी। नॉर्मली जो फेजेस हैं उनमें डीएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए होता है। आरएनए जो होता है वो बहुत कम चांसेस हैं कि उसमें आरएनए होता है। आरएनए वो जाके बनाते हैं जब वो बैक्टीरियम के अंदर आते हैं, तो बैक्टीरियम के अंदर। लेकिन जब कैप्सिड पैक हो रहा होता है तो उसमें आरएनए भी पैक हो जाता है समटाइम्स। तो कुछ कैप्सिड विद आरएनए भी होते हैं। तो फेजेस जो हैं उनमें न्यूक्लिक एसिड होगा, यानी कि डीएनए या आरएनए जो कि उनके हेड स्ट्रक्चर या कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट होगा। प्राइमरीली डीएनए, देयर इज अ चांस कि उसमें आरएनए भी हो सकता है जो कि न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में है। तो हेड जो है वो प्रोटेक्टिव कैप्सिड जो होता है उसको कैप्सिड कहते हैं, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। टेल उसके साथ अटैच होती है। टेल जो हॉलो ट्यूब होती है, हॉलो ट्यूब जो है वो जब उसने इन्फेक्ट कर दिया बैक्टीरियम को, किसी की सेल वाल को डाइजेस्ट कर लिया, तो उसके अंदर वो थ्रू दैट हॉलो ट्यूब अपना डीएनए इंसर्ट कर देता है या आरएनए इंसर्ट कर देता है। तो बैक्टीरियम की सरफेस के ऊपर कुछ केमिकल साइट्स होती हैं जिसके ऊपर ये वायरस बैक्टीरियम के ऊपर अटैच करता है ये वायरस, और फिर अपना न्यूक्लियाई उसके अंदर डाल देता है। एक दफ़ा जब वो चला जाता है न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरियम के अंदर, तो बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म जो है वो रुक जाता है, बैक्टीरिया का अपना सेल प्रोसेस रुक जाता है, क्योंकि ये कंट्रोल ले लेता है उसके ऊपर। तो जब ये कंट्रोल ले लेगा तो फिर क्या करेगा, ये अपनी ही प्रोटीन रेप्लिकेट करेगा, और प्रोटीन रेप्लिकेट करके वो अपना कोट बनाएगा, अपने टेल बनाएगा, अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर अपना आरएनए या डीएनए उसके अंदर इंसर्ट करेगा, और फिर बैक्टीरियम रप्चर कर देगा। बैक्टीरियम रप्चर करके उसमें से मैच्योर जो फेजेस हैं वो दोबारा बाहर आना शुरू हो जाएंगे। इसको हम लिटिक साइकिल कहते हैं। फेज का, फेज के दो साइकिल होते हैं, एक लिटिक साइकिल होता है और एक लाइसोजेनिक साइकिल होता है। इन अ लाइसोजेनिक साइकिल द फेज डीएनए actually do not take control of the bacterial DNA. It becomes a part of the bacterial DNA. It get attached to the bacterial DNA and become the part of double helix strand of bacterial DNA. Bacterial DNA will not be the alone DNA of bacterium. It will also be containing the part of viral DNA. And this viral DNA and bacterial DNA hybrid will replicate into new cells, and those new cells will contain this hybrid.
bacterium DNA will contain also bacterium DNA and also contain a viral DNA. It will form both the proteins. It will form the proteins of bacterium and also the proteins of virus also. सॉरी इंग्लिश में पहुंच गए। तो इसमें दोनों प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगी, इसमें बैक्टीरियल प्रोटीन्स भी बनेंगी, इसमें फिर वायरल प्रोटीन्स भी बनना शुरू हो जाती है। तो नॉर्मली बैक्टीरियल प्रोटीन, क्योंकि बैक्टीरियम का डीएनए डोमिनेंट रहता है, तो वो वायरल की प्रोटीन को सप्रेस करता रहता है। वो जितनी भी होती हैं उनको फैगोसाइटोस कर दिया जाता है, वो ख़त्म कर दी जाती है। तो बैक्टीरियम ही सर्वाइव करता रहता है। ये फेज़ जिसमें बैक्टीरियम ही सर्वाइव करता रहता है, ये लाइसोजेनिक फेज़ कहलाता है। अनटिल अनलेस के जो फेज हमारा प्रोटीन बना रहा है वो प्रोटीन बैक्टीरियम के लिए सूटेबल ना हो। अगर बैक्टीरियम कंसिडर करेगा कि ये जो प्रोटीन उस एरिया से बनी है जहाँ पे फेज का डीएनए अटैच हो गया था, कि तो उस डीएनए से जो प्रोटीन बनी है वो ज़्यादा फिजिबल है देन द डीएनए जिसने हमारे डीएनए ने प्रोड्यूस किया, तो वो उसको अपने साथ सर्वाइव करवा के उसको इंसर्ट भी करवा लेता है, डीएनए का पार्ट भी बना लेता है। तो वो परमानेंट लाइसोजेनिक साइकिल हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है फेज की। दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड एज वेक्टर। तो क्योंकि ये लाइसोजेनिक साइकिल में जा सकता है, तो अगर ये लाइसोजेनिक साइकिल में प्रोसीड कर सकता है, तो लाइसोजेनिक साइकिल में प्रोसीड करने की वजह से ये उसके अंदर सर्वाइव करेगा बैक्टीरियम जीनोम के अंदर, तो उसके अंदर रेप्लिकेट करेगा। तो अगर हमने इसकी जगह ये जो हमारा इसका डीएनए है जो कि आरएनए या डीएनए हो सकता है इसके अंदर, उसकी जगह अगर हम अपना डीएनए डाल दें जो कि हम इंसर्ट करना चाहते हैं आगे ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो ह्यूमन के अंदर, तो हम इसके अंदर डाल दें तो ये कैरी कर लेगा, ये वेक्टर बन जाएगा, कैरियर बन जाएगा कि ये यहाँ से लेके जाएगा, ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और अपना डीएनए ह्यूमन सेल के अंदर डाल देगा। वो अपना नहीं होगा डीएनए, वो डीएनए होगा जो हमने होस्ट से लिया हुआ डीएनए, और वो डीएनए सिर्फ लाइसोजेनिक में जा सकता है, क्योंकि अब तो इसकी एबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो डीएनए वायरल का तो है ही नहीं, तो उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो लिटिक साइकिल में जा सके, वो लाइसोजेनिक में जाना शुरू हो जाए। तीसरा वेक्टर जो है उसको हम कॉस्मिड कहते हैं। कॉस्मिड जो है एक्चुअली कॉस्मिड दो चीज़ों के से मिलके बना है। कॉज, ये कोहेसिव साइट को हम कॉस साइट कहते हैं। कोहेसिव साइट्स हमने कहा था जब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस से ट्रीट करते हैं, तो वो जो दो एंड्स बनाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, वो दोनों आपस में कोहेसिव होते हैं, कोहेसिव एंड्स बन जाते हैं उनके। तो ये जो कोहेसिव एंड्स बन जाते हैं इनको हम कोहेसिव साइट्स कहते हैं, कॉस साइट्स कहते हैं। तो प्लाज्मिड का मिड लगा हुआ है, तो कॉस साइट प्लस प्लाज्मिड कॉज मिड कहलाएगा। If we have attached a cohesive site, and normally this cohesive site is of a phage virus, हमने एक फेज वायरस लिया, उसके डीएनए को कट किया, आधा आधा कर लिया, तो आधा आधा करने से क्या हो जाएगी, उसकी कोहेसिव साइट्स बन जाएंगी, दो कोहेसिव साइट्स बन जाएंगी। तो उस एक कोहेसिव साइट के साथ हमने उसके ऊपर दूसरी साइड जो लगाई है वो प्लाज्मिड को आधा आधा काट के एक प्लाज्मिड उसके ऊपर लगा दिया है, तो ये एक हाइब्रिड बन गया, हाइब्रिड डीएनए बन गया जो कि प्लाज्मिड है, और इट्स आल्सो कंटेन अ लैम्डा फेज कॉस साइट। कॉस साइट कोहेसिव साइट है लैम्डा फेज की। लैम्डा फेज कॉस साइट एग्जिस्ट करती है। लैम्डा फेज की कॉस साइट एग्जिस्ट करती है जिसके ऊपर प्लाज्मिड अटैच्ड है। तो एक लॉन्गिट्यूडनल कॉस साइट एग्जिस्ट करती है, यानी कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड लॉन्गिट्यूडनल डीएनए बन जाता है, क्योंकि प्लाज्मिड हमने कहा है कि प्लाज्मिड 1000 से लेके 100,000 तक, यानी कि वो 600 से लेके हमने कहा 8000, 9000, 10,000 तक का प्लाज्मिड की सीक्वेंस हो सकती है। दूसरा जो हमने कहा हुआ है वो लैम्डा फेज है। फेज डीएनए जो है वो प्लाज्मिड से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये डीएनए प्रॉपर डीएनए है, तो प्लाज्मिड तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था, तो फेज डीएनए बहुत बड़ा होता है। उसमें से फिर लैम्डा फेज जो हमने लिया हुआ है, लैम्डा फेज क्योंकि सर्वाइव कर सकता है इन कॉस साइट, कोसिव साइट के तौर पे सर्वाइव कर सकता है, तो इसलिए हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है। तो जो लैम्डा फेज के ऊपर जब हम प्लाज्मिड को लगा देते हैं तो बहुत थोड़ी सी सीक्वेंस के ऊपर लैम्डा फेज के प्लाज्मिड लग जाता है, बाकी सारी की सारी कॉस साइट अवेलेबल होती है, उसके ऊपर आप और बहुत सी चीज़ें लगा सकते हैं।
यानी कि एक बहुत बड़ा डीएनए इसके ऊपर और लगाया जा सकता है। तो कॉस्मिड का काम क्या होता है कि कॉस्मिड क्योंकि अब एक डी उसकी तरह का हो जाता है जो कि हमारा लैम्डा फेज या फेज की तरह का हो जाता है, तो इसको हम फेज के कैप्सिड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। या ये प्लाज्मिड की तरह का होता है, तो ये इसको हम बैक्टीरियम के अंदर एज अ प्लाज्मिड इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन बैक्टीरियम के अंदर एज अ प्लाज्मिड मैंने आपको पहले बताया क्योंकि बहुत बड़ा होता है, तो बैक्टीरियम इसको प्लाज्मिड के तौर पे नहीं ले सकता। बैक्टीरियम जो है वो प्लाज्मिड के तौर पे जब नहीं लेगा तो ये क्या क्वेश्चन है ये जो सामने लिख दिया है? अगर ये चैट में मैसेज कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगेन एक हाइब्रिड डीएनए अगर हम बना लें जिसमें हम दोनों प्रॉपर्टीज इंड्यूस कर दें, बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इज अ वेक्टर and phage is also a vector. Phage can transmit a DNA or host DNA into any other organism, and secondly plasmid have the ability to induce characters from one bacterium to another bacterium. जी आवाज नहीं आ रही? चलें बच्चों, अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन ज़रा एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, हाँ मेरे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से भी हो सकता है ये प्रॉब्लम, तो वो मुझे क्लियर कर दिया जाए। अगर आप लोगों के अपने किसी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो सकता है मसला, तो वो आप फिर उसको दोबारा क्लियर करने के लिए वीडियो जो शेयर की जाती है उसका लिंक इसलिए किया जाता है, वो फिर आप देख लीजिएगा। अच्छा, कमिंग बैक अगेन, cosmid is a hybrid DNA having the property of both the vectors. One vector is plasmid and second vector is phage. So we have actually combined the vector property of plasmid with the vector property of a phage, and we have selected a phage which contain a cos site that contains cohesive sites also, and this phage is lambda phage. And this double helix then DNA will be formed, will be packed, half of a double helix and then a cos sites also will be packed inside a phage capsid or can be packed into a bacterium. It is not a natural vector, it is actually hybrid or it is constructed vector. Coming back to lambda genome actually contain a recognition sequence. lambda हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें जो एक सीक्वेंस होती है उसमें दोनों एंड्स जो होते हैं उनमें कोहेसिव साइड्स होती हैं, यानी कि दो एंड्स, पूरा डीएनए जो कंस्ट्रक्ट हुआ ये लॉन्गिट्यूडनल फॉर एग्जांपल डबल हेलिक्स इस तरह से डीएनए है, तो जो एंड वाली साइड है इधर भी सिंगल स्ट्रैंड कोहेसिव साइड, जो ऊपर वाली साइड है उधर भी सिंगल कोहेसिव साइट एग्जिस्ट करती है। तो अगर ये मैंने शायद नहीं बना, तो यहाँ से मैं अगर आपको दिखा दूँ तो एक्चुअली जो कॉस्मिड है उसको हमने इस तरह से बनाया हुआ है कि एक लैम्डा फेज है, इसमें कॉस साइट्स हैं, ये फॉर एग्जांपल ये इसको राउंड किया हुआ है, पूरा डीएनए राउंड डीएनए है, इसमें ये कॉस साइट है, इधर से आधी ये होगी और आधी ये होगी, ये कोहेसिव साइट है, इसको हमने अटैच किया आपस में तो ये राउंड सर्कुलर हो गया है। तो एक्चुअली एक एंड पे कॉस साइट है और एक दूसरे एंड पे कॉस साइट है, यानी कि टू एंड्स कंटेन्स कोहेसिव साइट्स, इसको हम जोड़ेंगे आपस में तो वो कॉस साइट के साथ जुड़ जाएगी तो ये डबल हेलिक्स हो जाएगा। तो ये बाकी सारा डीएनए है, तो इसमें से अगर हम एक साइड डीएनए की हटा दें, पूरी की पूरी हटा दें, यानी कि वो एक कॉस साइट से शुरू करके हटाई जा सकती है, और दूसरा हम उसमें प्लाज्मिड इंसर्ट कर दें, तो प्लाज्मिड अगर हम इंसर्ट कर देंगे उसके ऊपर, तो एक जैसे ये प्लाज्मिड लगा दिया गया, ये प्लाज्मिड है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा दिया गया, प्लाज्मिड जो है वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट था, तो वो हमने एक इस जगह पे लगा दिया।
फॉर एग्जांपल कोई और भी हम उसमें देना चाहते हैं तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया, यानी कि इतनी जगह हैं, ये जगह है, ये सारी जगह है, ये सारी जगह के ऊपर ये कैरी कर सकता है न्यूक्लिक एसिड को। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेस अवेलेबल है इस डीएनए के ऊपर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर को लोड करने के लिए, तो ये ज़्यादा फिजिबल है कि हम फेज से भी ज़्यादा बड़ा डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं, हम उससे भी ज़्यादा बड़ा डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं, प्लाज्मिड से भी बड़ा डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर रिकग्निशन सीक्वेंस होती है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, या फिर इसको हम कॉस साइट्स कहते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस में पढ़ा हमने सारा। तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन या रिकग्निशन सीक्वेंस होती है जिसको हम कॉस साइट कहते हैं। एट ईच एंड, डीएनए की दोनों एंड्स के ऊपर रिकग्निशन सीक्वेंस होती है। जब भी हमने कोई जीनोम को पैक करना होता है कैप्सिड के अंदर, तो हम एक कॉस साइट से उसको क्लीव करना शुरू करते हैं। जो क्लीव हो जाती है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड के ऊपर हम अपना लीनियर डीएनए इंसर्ट कर देते हैं, जो डीएनए हम इंसर्ट करना चाहते हैं। कहाँ तक? जहाँ तक फिर सेकंड कॉस साइट आ जाती है। तो ये इतनी कैपेसिटी होती है इसमें। ऐसे ये सर्कुलर बना हुआ है, तो ये एक कॉस साइट शुरू हुआ, तो ये ऐसे हमने उसके ऊपर इंसर्ट करना शुरू किया टिल द सेकंड कॉस साइट, दूसरी कॉस साइट तक हम इसके ऊपर इंसर्ट कर देते हैं। तो कोई भी डीएनए इसके ऊपर पैक किया जा सकता है। ये सिर्फ बताया मैंने, ये लैम्डा जीनोम की बात हो रही है। लैम्डा जो वायरस है हमारा लैम्डा फेज, उसकी बात हो रही है। तो ये अलाउ करता है ये वाला। हमने क्या किया है, वो कोई भी डीएनए लेके उसके अंदर इंसर्ट किया जा सकता है। उसके अंदर हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इंसर्ट कर दिया, यानी कि हमने प्लाज्मिड का फैक्टर इंसर्ट कर दिया है। जब हमने एक प्लाज्मिड लिया तो प्लाज्मिड तो 8000 तक का होगा। लैम्डा फेज जो है वो थाउजेंड्स में होता है, वो यानी कि 48 to 49 54,000 तक बेस पेयर्स उसके अंदर होते हैं लैम्डा में। ये अगली स्लाइड में आ भी जाएगा, अगली एक दो में। लैम्डा फेज में 48,000 से लेके 54,000 तक बेस पेयर होते हैं, और ये इतना बेस को लोड करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। तो इसके अंदर हम फिर अगर 8000 लगा देंगे तो पीछे तो बहुत ज़्यादा 48 54 अगर है तो 46 किलो बेस पेयर लगने की कैपेबिलिटी पीछे रह जाती है, यानी कि इतने बेस पेयर लग सकते हैं। और तो कॉस्मेट में बहुत सी रिस्ट्रिक्शन साइट्स लगाई जा सकती है। रिस्ट्रिक्शन साइट्स हो सकती हैं, यानी कि अगर हमने उसको कट कर दिया है तो कट करने से हम अगर उसको कट कर दें तो वो सारा सिंगल कॉस साइट में कोसिव साइट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें अब हमने एक जगह प्लाज्मिड लगा दिया तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा दिया, और दूसरी जगह पे बहुत सी रिस्ट्रिक्शन साइट्स अवेलेबल हैं जिसके ऊपर हम पूरा डीएनए, कोई भी डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब हम इसको फिर डबल सर्कुलर हीलिक्स बना लेते हैं, या ये डबल सर्कुलर ना भी हो, कॉस साइट कंटेनिंग डीएनए होगा, तो इसको हम लैम्डा के कैप्सिड के अंदर पैक कर देते हैं और फिर वो बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। तो वो बैक्टीरियम के साथ लाइसोजेनिक साइकिल में आ जाता है। तो बैक्टीरियम में वो फिर प्लाज्मिड की तरह वर्क करना शुरू हो जाता है। तो जैसे इकोलाई का हमारे पास एक कॉस्मिड बनाया हुआ है हमने, इकोलाई के प्लाज्मिड लेके, यानी कि इकोलाई का प्लाज्मिड लिया हुआ है और फिर लैम्डा फेज लिया हुआ है। तो वो कॉल E1 के नाम से कॉस्मिड है। ये बहुत कॉमनेस्ट बैक्टीरियल, एक्चुअली क्योंकि बैक्टीरियल डीएनए है, इसमें बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, तो वो बैक्टीरियल डीएनए कहलाता है, बैक्टीरिया के अंदर सर्वाइव कर सकता है। तो ये कॉस्मिड है जो कि बैक्टीरिया को अगर बैक्टीरिया में इन्फेक्शन होगा तो उसके अंदर ये सर्वाइव करके वर्क करेगा, एज अ प्लाज्मिड वर्क करना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी एक मैंने आपको डायग्राम बताई है। प्रमोटर, इसमें ये आपको ये नज़र आ रहा है, प्रमोटर हमने कहा था वो एरिया है प्रमोटर जिससे आगे प्रमोटर के बाद सीक्वेंस अटैच होना शुरू होती है, यानी कि प्रमोटर से आगे डीएनए कॉपी होना शुरू होता है। जी रेप्लिकेशन में कहा था कि रेप्लिकेशन जब होना शुरू होती है तो प्रमोटर से आगे से शुरू होती है। तो ये प्रमोटर ग्रुप एक लगा हुआ होता है जिससे आगे से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। इस तरह ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो जब भी रेप्लिकेशन एक्चुअली स्टार्ट होगी डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। आरएनए की रेप्लिकेशन के लिए प्रमोटर ग्रुप होता है, डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। डीएनए की रेप्लिकेशन जब भी शुरू होनी है वो यहाँ से शुरू होनी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। आरएनए की रेप्लिकेशन जब भी शुरू होनी है तो वो फ्रॉम प्रमोटर शुरू होनी है, प्रमोटर से होनी है। तो ये एक हमारा कॉस्मेड है
जिसमें फिर हमने इस तरह से एक प्लाज्मिड भी अटैच किया हुआ है, और सेकेंडली हमने उसके अंदर दूसरा अगर किया हुआ है तो वो हमने एक सूटेबल मार्कर भी लगाया हुआ है, यानी कि ये मार्कर है जिसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं डीएनए का। अच्छा, अब थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये लैम्डा फेज है क्या, तो ये कितनी इसकी कैपेबिलिटी होती है, या फिर ये जो हमारा कॉस्मिड है इसकी क्या कैपेसिटी है टू लोड द डीएनए। तो लैम्डा जो है वो टेम्परेट बैक्टीरियोफेज है। टेम्परेट आपने टर्म पहले सुनी हुई होगी। टेम्परेट जो है उसको कहते हैं जो कि फेज व्हेन फेज एक्चुअली लिव्स इन टू लाइफ साइकिल्स, लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। Lytic cycle actually means that phage will take control of the bacterial DNA and it will start producing more phages. It will start producing more phage peptides and its DNA or RNA, and it will rupture, the bacterium will rupture and the new phages will come out of the bacterial cells. But in another cycle is a lysogenic cycle. Lysogenic means that the viral DNA which have been incorporated into bacterium, it doesn't take control of the bacterial DNA. Instead, it becomes a part of the bacterial DNA and it starts replicating along the replication cycle of bacterial DNA. So the control remains of the bacterial DNA. This cycle is known as lysogenic cycle. In this figure, you can see it, the difference between a lysogenic and a lytic cycle. In the case of a lytic cycle, if we are saying कि इन्फेक्शन हुआ है, वायरस जो है वो आए हैं, वायरस ने इन्फेक्शन किया है, तो उसने आके कंट्रोल ले लिया डीएनए का, उससे उसने कैप्सिड भी बनाए, उसने उसका डीएनए भी बनाया, उसकी टेल भी बनाई, ये सारा कुछ बनाया, फिर वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट होके ऐसे बन गए हैं, इस तरह से हो गया। फिर बैक्टीरियम रप्चर हुआ और उसमें से वो बाहर निकलना शुरू हो गए इस तरह, और वो बैक्टीरिया ने अगले फिर वो जो हमारा वायरस था उसने अगले बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। अगर ये लिटिक है। फॉर एग्जांपल, अब लाइसोजेनिक में ये है कि इसने इंसर्ट किया तो वो उसका पार्ट बन गया। ये अगर रेड कलर का फेज का डीएनए है और ये ब्लू कलर का हमारा बैक्टीरियम डीएनए है, ये जैसे बना हुआ ये ब्लू और ये रेड, तो ये रेड ब्लू के अंदर इंसर्ट हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये लाइसोजेनिक हो गया है, ये एक हाइब्रिड बन गया है। ये डिवाइड होगा, अगर ये इस तरह से डिवाइड होगा, दो में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से दो हो जाएंगे, फिर ये डिवाइड होकर दो सेल इस तरह से बन जाएंगे, तो वो मल्टीपल सेल्स जिनमें ये वाला प्रोसेस रहेगा। तो ये सेल फिर किसी स्टेज पे लिटिक में भी जा सकता है, यानी कि ये डीएनए इस तरह से ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके फिर वो वायरल डीएनए कंट्रोल ले लेगा, फिर वो कैप्सिड बनाना शुरू हो जाएगा, कैप्सिड और फिर टेल्स बनाना शुरू हो जाएगा, फिर डीएनए बनाएगा, फिर वो इस तरह से बनना शुरू हो जाएंगे और फिर सेल रप्चर हो जाएगा। तो दो साइकिल होते हैं, इसको हम टेम्परेट कहते हैं। तो टेम्परेट बैक्टीरियोफेज या लैम्डा फेज जो है, तो इसका साइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली 48.5 किलो बेस पेयर्स को लोड करने की कैपेबिलिटी होती है लैम्डा के अंदर, लैम्डा में। तो ये बैक्टीरियम जो है, इसकी और प्रॉपर्टी ये है कि ये इकोलाई के लिए ससेप्टेबल होता है, यानी कि इकोलाई को इन्फेक्ट कर सकता है। और तीसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसका हमें सारा सीक्वेंस मालूम है, यानी कि हमें हर बेस पेयर का आइडिया है कि कौन सा बेस पेयर कहाँ पे अटैच्ड है लैम्डा बैक्टीरियोफेज का। तो इसलिए हम इसके अंदर कहीं भी जहाँ हम चाहते हैं जो फेज हम वो वहाँ पे ढूंढ के वो वाला डीएनए इसके अंदर लगा सकते हैं। तो लैम्डा जीनोम जो है वो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड कंप्लीमेंट्री एंड्स होते हैं। एंड जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, बाकी सारा जो है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। तो जिस पॉइंट पे बैक्टीरिया फेज जो है वो हम कट करते हैं, वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होता है, उसको हम लैम्डा फेज कहते हैं। उसको हम उसका कोहेसिव साइट कहते हैं, कॉज साइट कहते हैं, वो कॉज साइट्स होती हैं। तो कॉज साइट्स जो होते हैं वो ओनली पार्ट ऑफ लैम्डा फेज होते हैं, जो कि कॉस्मिड के जिसमें प्लाज्मिड इंक्लूड किया जा सकता है कॉस्मिड वेक्टर में। यानी कि कॉज साइट्स जो हैं वो एरिया है जहाँ पे हम प्लाज्मिड लगाते हैं। तो जो कॉस बना लेंगे, क्योंकि काट लेते हैं सारे का सारा, तो कॉस बन जाती है, उसमें भी हम
प्लाज्मिड को इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी प्रमोटर लगा सकते हैं हम इसके ऊपर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लगा सकते हैं जहाँ से इसने दोबारा रेप्लिकेट करना है। अच्छा, तो ये समरी जो इतनी सारी बातें की हैं हमने, इसकी वो समरी ये है कि ये एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसमें एक कम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड रीजन है, और रीजन जो है वो एब्रीवेटेड है जिसको हम कॉज साइट कहते हैं। तो कॉज में डीएनए जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता मल्टीप्लिकेशन ऑफ फेज पार्टिकल्स में, ये उसके साथ लाइसोजेनिक साइकिल में रहता है। एडवांटेज ये है कि ये बहुत बड़े बड़े जीन्स को बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट कर सकता है, वो लॉन्गर जीन्स को पिक करने की एबिलिटी रखता है, और ख़ास तौर पे पूरे का पूरा जीनोम ऑर्गेनिज्म का भी वो पिक कर सकता है। और फिर जो जिसके मुताबिक इसकी लोडिंग कैपेबिलिटी जो होती है वो 40,000 से 45,000 बेस पेयर्स तक होती है। डिसएडवांटेज ये है कि हर कॉस्मेट जो है इसमें 2 कॉसाइड का होना ज़रूरी है एक सक्सेसफुल पैकिंग के लिए रिकम्बिनेंट कॉस्मेट की। तो अगर 2 कॉसाइड्स नहीं है तो वो हमारा सक्सेसफुल कॉस्मेट नहीं रहेगा। तो पैकिंग फिर फेल भी हो जाती है क्योंकि ये इतनी बेस पेयर को अलाउ करता है कि वो उसके ऊपर आ जाएं। तो इससे कम अगर होगी या इससे ज़्यादा होगी तो पैकिंग फेल हो जाएगी। तो पैकिंग फेल हो जाती है जब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है 54,000 बेस पेयर से बढ़ जाता है, या फिर वो लेस होता है देन 38,000। तो या वो 38,000 से कम हो, या फिर ये 45,000 लिखा है 54,000 से बढ़ना शुरू हो जाए बेस पेयर्स, तो इसके ऊपर लोडिंग नहीं हो सकती, लोडिंग नहीं होती, तो लोडिंग फेलियर हो जाता है। अगला हमारा वेक्टर जो है उसको हम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं। चलो बेटा जी, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप अभी पोस्ट कर सकते हैं या